तीसरा पहलू महत्वपूर्ण है। राहुल जी से सही में कोई गुरेज नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? साथ बैठना। साथ बैठ के क्या करना? चाय कॉफी पीना? नहीं साहब, उनका इशारा है कि दस्तावेज तैयार करना, एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट तैयार करना। बेरोजगारी के बारे में क्या समझ है हमारी, हम कैसे दूर करेंगे? इस देश में सामाजिक सौहार्द जो न्यूनतम सूचकांक पे है उसको कैसे बेहतर करेंगे? चरम पे महंगाई है, उसको कैसे नीचे लाएंगे? सार्वजनिक संपत्ति को औने पौने दाम पे अपने सखा संबंधियों को दिया जा रहा है, उस पर लगाम कैसे लगेगी? मैं समझता हूं ये सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं। और मोदी जी बनाम मोदी जी, बड़ा मोदी जी ऐसा नहीं होता है ना। ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श नहीं है। लीडर है, कोई भी फर्स्ट अमंग इक्वल्स हो सकता है, लेकिन 2004 में कौन था? मैं तो स्मरण कराना चाहूंगा। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र व्यक्ति के इर्द गिर्द जब घूमेगा ना, तो आत्ममुग्धता और आत्म केंद्रित राजनीति को शरद पवार साहब ने जो कहा वो लगातार हम कह रहे हैं। अब ये जो सीबीआई, ईडी, आईटी है ना, इनको अलग अलग स्वतंत्र संस्थाएं कहना बंद कर देना चाहिए। ये भाजपा से स्क्रिप्ट प्राप्त करती हैं, डबल इंजन बनाने में मदद करती है। डबल इंजन का अगर एक इंजन किसी कारण से पलट गया तो वहां के नेताओं को टारगेट करती है, बंद हुए केस को खुलवाती हैं। ताजा उदाहरण है सीबीआई द्वारा आईआरसीटीसी वाला मामला। तो सरकार बदल गई तो होश उड़ गए तो क्या करें? इशारा कर दिया अपने आनुषंगिक संगठनों को कि जाके उस छत पे बैठो, वहां रेड करो। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप हमेशा तो सत्ता में नहीं रहेंगे ना साहब, कभी तो हटेंगे। लेकिन इन संस्थाओं की जो दुर्गति आपने कर दी है ना, कल को आप भी इसकी जद में आएंगे, तब भी हमें अफसोस होगा, क्योंकि हम विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। और आपकी पूरी नींव विंडिक्टिव और वेंडेटा पॉलिटिक्स की। जो नीतीश जी ने आरएसएस के बरक्स कहा, उसके लिए क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? दस्तावेज गवाह हैं साहब। आप क्या कर रहे थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था? तो आप क्या कर रहे? सबसे क्रिटिकल आंदोलन था क्विट इंडिया मूवमेंट, आप क्या कर रहे थे? और हाँ, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी ने नया राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। तो हम तो बार बार ये मानते हैं कि राष्ट्रपिता के पद पर कोई वैकेंसी है नहीं। अब वैकेंसी तो जबरदस्ती आप क्रिएट कर नहीं सकते। आप जो घोषित करना चाहे अपने घर में घोषित करें, लेकिन इस मुल्क की एक रवायत है, एक सोच है, एक समझ है, एक लंबा इतिहास है जो संकीर्ण नहीं है, व्यापक दायरे में सोचता है। मैं एक बात कहता हूं, जो इस मुल्क का इतिहास 14 के बाद समझते हैं ना, तिब्बत को लेकर के भारत की क्या सोच रही थी। अभी तिब्बतन पार्लियामेंटेरियन का एक डेलीगेशन मुझसे मिलने आया। अगर उनकी चिंताओं के खत में जो तब्दील हुए हैं वो दिखाऊं तो होश उठ जाते हैं कि क्या हो रहा है। पूरा जियो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है हमारे पड़ोस में, उसमें तब्दीलियां हो रही हैं, नए मित्र बन रहे हैं, और हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं। दलाई लामा साहब ने जो कहा है उसके व्यापक संदर्भ को देखिए। आपको एक प्रोएक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क इवॉल्व करना होगा। हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क रिएक्टिव है, वो नहीं उचित। ये मुंह में घी शक्कर, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये नहीं। वो गृह मंत्री हैं, उनका डोमेन शायद थोड़ा अलग है। हमारे रक्षा मंत्री क्यों चिंतित हैं? हमारी सेनाएं क्यों चिंतित हैं? क्यों सेमी परमानेंट और लगभग परमानेंट स्ट्रक्चर्स बने हैं? ये सारी चीजें दर्ज हैं। जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनकी चिंताएं हैं। और हां, जो सख्त तेवर किसी के नहीं के बदले अगर चीन का नाम ले लीजिए ना खुल करके, उसमें क्यों बचते हैं? जो दूसरे एक पड़ोसी के लिए हमारा एक लहजा है जो उचित है, वो चीन के लिए क्यों नहीं होता है? शंका तब होती है, दिक्कत तब होती है। और वही बात दोहराऊंगा, सेना की प्रतिबद्धता पे इस मुल्क में 62 में भी सवाल नहीं उठा साहब, अब क्या उठेगा? लेकिन हां, डिप्लोमेसी जिन कॉरिडोर्स में तय होती है वहां डिनायल की पॉलिसी है चाइना के इर्द गिर्द। ये भी हमारा कल्चर नहीं है कि धार तेज करो चाकू की, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। ये भी हमारा कल्चर नहीं है कि गोडसे को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दो। और अगर रही बात नए साल की, तो प्रधानमंत्री जी ने क्यों विश किया, पहले तो उनसे कहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके बयानों पर टिप्पणी करनी पड़ती है। ये संसद में सदस्य हैं,
संविधान की शपथ ली होगी, संविधान का 100 भी पता है। हमको लगता है उन्होंने किताब पलट के नहीं देखा होगा। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो चाकू की धार तेज करवा रहे हैं कोने कोने में घूम करके।